1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के समक्ष एक अत्यंत गंभीर चुनौती उपस्थित थी। एक ऐसे राष्ट्र को जिसमें 1600 से अधिक भाषाएं एवं बोलियां प्रचलित थीं, किस प्रकार एक सूत्र में पिरोया जाए। राष्ट्र के नेताओं को एकता के लिए कुछ प्रतीकों की आवश्यकता थी। एक ध्वज, एक राष्ट्रगान और सर्वाधिक विवादास्पद एक राष्ट्रभाषा। हिंदी भाषी जनसमुदाय के लिए हिंदी एक सहज एवं स्वाभाविक विकल्प प्रतीत हो रही थी, किंतु दक्षिण एवं पूर्वी भारत के असंख्य नागरिकों के लिए हिंदी उतनी ही अपरिचित थी जितनी कि अंग्रेजी। उनकी मातृभाषाएं तमिल, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़ प्राचीन एवं गौरवशाली थी और उन्हें आशंका थी कि हिंदी के थोपे जाने से वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन जाएंगे। संविधान सभा इस विमर्श का अखाड़ा बन गई, जहां सभी पक्षों से प्रबल तर्क प्रस्तुत किए गए। दांव अत्यंत ऊंचे थे। एक त्रुटिपूर्ण निर्णय राष्ट्र को एक सूत्र में बांध भी सकता था अथवा उसे विभाजित भी कर सकता था। भाषा का प्रश्न केवल संप्रेषण का विषय नहीं था, यह अस्मिता एवं सामर्थ्य का प्रश्न था। अंततः भारत के नेताओं को ऐसा समाधान खोजना पड़ा जो विविधता को अक्षुण्ण रखते हुए एकता को प्रोत्साहित करे। भारत की भाषा नीति की गाथा हिंदी की पराजय की नहीं है, अपितु यह उस निर्णय की कथा है जिसमें संविधान ने अनेक स्वरों के समवेत गान को संरक्षित करने का संकल्प लिया। संविधान सभा के भीतर भाषा संबंधी विमर्श महीनों तक अनवरत चलता रहा। हिंदी के समर्थक इसे राष्ट्र की आत्मा मानते थे, जबकि दक्षिण के प्रतिनिधि आगाह कर रहे थे कि हिंदी थोपे जाने से असंख्य जनसमूह उपेक्षित हो जाएंगे। टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार ने चेतावनी दी कि हिंदी को राजभाषा घोषित करने से गैर हिंदी भाषी नागरिक शासन और सार्वजनिक जीवन से वंचित हो जाएंगे। चर्चा इतनी तीव्र हो गई कि नवगठित राष्ट्र की एकता ही संकट में पड़ गई। एक समझौते की अत्यंत आवश्यकता थी। मुंशी अय्यंगार सूत्र प्रस्तुत किया गया। 1. देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं। 1. अंग्रेजी राजकीय प्रयोजनों के लिए 15 वर्षों तक प्रयुक्त होती रहेगी। तत्पश्चात संसद उसके भविष्य का निर्णय कर सकेगी। इस समाधान ने हिंदी को विशिष्ट स्थान प्रदान किया, किंतु गैर हिंदी भाषियों को आश्वस्त किया तथा सबसे कठिन निर्णय को स्थगित कर दिया। ये समझौता राजनीतिक वार्ता की एक अद्वितीय उपलब्धि थी। इसने भारत के अद्वितीय द्विभाषिक ढांचे की आधारशिला रखी। संवैधानिक समझौते को 2 विशिष्ट अनुच्छेदों में समाहित किया गया था, अनुच्छेद 351 तथा अनुच्छेद 350 का। अनुच्छेद 351 संघ को निर्देशित करता है कि वह हिंदी को एक एकीकृत भाषा के रूप में प्रोत्साहित करे, जिसमें संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं से शब्दावली ग्रहण की जाए। किंतु अनुच्छेद 350 का, जिसे सन 1956 में जोड़ा गया था, राज्यों को यह आदेश देता है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। इससे एक संवैधानिक तनाव उत्पन्न होता है। हिंदी के संवर्धन का दायित्व बनाम क्षेत्रीय भाषाओं की रक्षा। अनुच्छेद 350 का अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे अपनी भाषा में विद्यालयी शिक्षा की मांग कर सकें, चाहे वे अपने मूल राज्य से बाहर ही क्यों न हो। इसका परिणाम एक अत्यंत सूक्ष्म संतुलन के रूप में सामने आता है। हिंदी का संवर्धन अन्य भाषाओं के विनाश की कीमत पर नहीं किया जा सकता। इस द्वैध उत्तरदायित्व ने दशकों से भारत की भाषा नीति को आकार प्रदान किया है। यह सुनिश्चित करता है कि भाषाई विविधता भारतीय संघ के हृदय में अक्षुण्ण बनी रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की मांग अत्यंत तीव्र हो गई। तेलुगु भाषा भाषी राज्य की स्थापना हेतु पोट्टी श्रीरामुलु के आमरण अनशन तथा उनके निधन ने व्यापक अशांति उत्पन्न कर दी और शासन को विवश कर दिया। सन 1983 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य बना। इसने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ तथा ऐतिहासिक 1956 अधिनियम अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई, जिनमें अधिकांश का गठन प्रमुख भाषाओं के आधार पर किया गया।
इस अधिनियम ने भारत की संरचना में क्षेत्रीय भाषाओं तथा संघवाद के महत्व को सुदृढ़ किया। भाषाई पहचान भारतीय लोकतंत्र की एक मौलिक आधारशिला बन गई। अंग्रेजी के लिए निर्धारित 15 वर्ष की छूटावधि समाप्त होने को थी। 26 जनवरी 1965 वह तिथि निश्चित की गई थी जब हिंदी एकमात्र राजभाषा घोषित की जानी थी। अहिंदी भाषी प्रांतों में, विशेषकर दक्षिण भारत में, चिंता और आशंका की लहर दौड़ गई, जहां अंग्रेजी शिक्षा तथा प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भाषा परिवर्तन की तैयारी आरंभ की, जिससे अहिंदी क्षेत्रों में गहरी चिंता और असंतोष उत्पन्न हो गया। तमिलनाडु में C.N. अन्नादुरई के नेतृत्व में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने प्रबल विरोध संगठित किया। उत्तर और दक्षिण के डोमिनेशन की चेतावनी दी गई। विद्यार्थियों को भय था कि यदि उन्हें हिंदी में प्रतियोगिता करने के लिए बाध्य किया गया तो वे अवसरों से वंचित हो जाएंगे। जैसे जैसे निर्धारित तिथि समीप आई, विरोध प्रदर्शन तीव्र होते गए। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने शोक दिवस की घोषणा की। विद्यार्थियों ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। निर्धारित तिथि पर सरकार का दबाव और दक्षिण का प्रतिरोध एक बड़े संघर्ष की भूमिका रच रहे थे। नाजुक भाषाई संतुलन टूटने की कगार पर था। राष्ट्र एक ऐसे संकट के सम्मुख खड़ा था जो उसकी एकता की वास्तविक परीक्षा लेने वाला था। 25 जनवरी 1965 को तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रज्वलित हो उठा। छात्र मूवमेंटों ने शीघ्र ही संपूर्ण राज्य में हड़तालों, दंगों तथा आत्मदाह जैसे हृदय विदारक कृत्यों का रूप ले लिया। इस भीषण हिंसा ने संपूर्ण राष्ट्र को स्तब्ध कर दिया। रेलगाड़ियों को अग्नि के हवाले कर दिया गया। शासकीय कार्यालयों पर आक्रमण हुआ और अनेकों निर्दोष नागरिकों ने अपने प्राण गंवा दिए। हिंदी विरोधी यह आंदोलन केंद्र सरकार के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह में परिवर्तित हो गया। तमिलनाडु के 2 मंत्रियों ने विरोध स्वरूप अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया, जिससे नई दिल्ली में राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। शासन तंत्र ने जनाक्रोश की गंभीरता को अत्यंत कम करके आंका था। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को हस्तक्षेप करने के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह आश्वासन दिया कि अंतर्राज्यीय तथा केंद्रीय संचार के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत रहेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाएं भी अंग्रेजी भाषा में ही संपन्न होती रहेंगी। इस प्रसारण ने तनाव को कुछ हद तक शांत अवश्य किया, किंतु उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य विश्वास की नींव गहरे स्तर पर डगमगा गई थी। इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि भाषा को बलात् किसी पर आरोपित नहीं किया जा सकता। हिंदी में सहज संक्रमण का स्वप्न अंततः एक त्रासदी में परिणत हो गया। इस संकट ने भारत की भाषा नीति पर स्थायी रूप से पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। वर्ष 1965 में प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिए गए आश्वासन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्व में किए गए एक वचन को पुनः दोहराया। पंडित नेहरू भारत की विविधता के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। उन्होंने 1963 का राजभाषा अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से अंग्रेजी भाषा को 1965 के पश्चात भी प्रयोग में लाने की अनुमति प्रदान की गई। तथापि इस अधिनियम की भाषा अस्पष्ट थी, जिससे गैर हिंदी भाषी नागरिकों में चिंता उत्पन्न हुई। उन्हें आश्वस्त करने हेतु नेहरू ने संसद में यह प्रतिज्ञा की कि अंग्रेजी भाषा तब तक प्रचलित रहेगी जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य इसकी आवश्यकता अनुभव करेंगे। इस प्रकार उन्हें नकाराधिकार वीटो शक्ति प्रदान की गई। यह प्रतिज्ञा भारत की भाषा नीति की आधारशिला बन गई। 1965 के मूवमेंटों के पश्चात यह स्पष्ट हो गया कि एक सशक्त विधिक गारंटी की अनिवार्यता है। राष्ट्र को भाषा संबंधी विवाद का एक स्थायी समाधान अपेक्षित था। नेहरू के आश्वासन ने उस समाधान की नींव रखी। 1965 की उथल-पुथल ने पंडित नेहरू के वचन को विधि में परिवर्तित करने की आवश्यकता को अत्यंत आवश्यक बना दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1967 में राजभाषाएं संशोधन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को अनिश्चितकालीन बना दिया।
तथा इसे समाप्त करने के लिए सभी अहिंदी भाषी राज्यों की सहमति अनिवार्य कर दी। इस सर्वसम्मति प्रावधान ने प्रत्येक अहिंदी भाषी राज्य को एक वैधानिक वीटो का अधिकार प्रदान किया। इस संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि हिंदी भाषा को अनिच्छुक राज्यों पर कभी भी बलात् आरोपित नहीं किया जा सकेगा। इस विधिक प्रावधान ने दक्षिण भारत द्वारा मांगी गई स्थायी गारंटी प्रदान की। 1966 के अधिनियम ने भाषाई विवाद के सर्वाधिक अशांत काल का पटाक्षेप कर दिया। इसने एक स्थिर द्वैभाषिक ढांचे की स्थापना की, हिंदी को राजभाषा तथा अंग्रेजी को सह भाषा के रूप में मान्यता दी। इस समझौते ने आधी सदी से अधिक समय से भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधे रखा है। क्या हिंदी पराजित हुई? वास्तविक कथा भारतीय विविधता की विजय की है। संविधान ने एकमात्र भाषा थोपने की संकल्पना को अस्वीकार कर दिया। समझौते एवं अल्पसंख्यकों के प्रति सम्मान का मार्ग चुना गया। हिंदी संस्कृति एवं माध्यमों के द्वारा स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है, बलात् नहीं। क्षेत्रीय भाषाएं प्रशासन, शिक्षा एवं साहित्य में समृद्ध हो रही हैं। द्विभाषिक नीति सभी के लिए पहुंच एवं अवसर सुनिश्चित करती है। भारत की शक्ति विविधता में एकता में निहित है, एक रूपता में नहीं। समाधान सभी भाषाओं को एक में विलीन करना नहीं था, अपितु एक जीवंत मोज़ेक का निर्माण करना था। इस भव्य संरचना में किसी भी भाषा की पराजय नहीं हुई, भारत विजयी हुआ।